चलिए हम लोग आज एक्सरसाइज 9.4 के कुछ आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने 9.4 में प्रथम घात और प्रथम कोटि के अवकल समीकरण का हल करने का पहला तरीका पढ़ा था। उसी तरीके पे पूरा 9.4 बेस्ड है। तो कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए थे, अब बाकी आज 2 क्वेश्चन करा दे रहे हैं। उसके बाद ये वाला बाकी आप लोग खुद से करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, ये हम वीडियो बना चुके थे इसलिए सॉल्व हो गया है, इसी को हम रिपीट कर दे रहे हैं। कॉस ऑफ dy अपॉन dx की वैल्यू a है और y की वैल्यू 2 है जब x की वैल्यू 0 है। इस अवकल समीकरण का हमें हल बताना है। तो ये अवकल समीकरण का की कोटि अगर चेक करें तो कोटि तो एक है इसकी, तो dy अपॉन dx के अलावा और कोई टर्म तो है नहीं, डी स्क्वायर अपॉन वाई dx स्क्वायर तो है नहीं, तो इसकी कोटि तो एक है। लेकिन क्या इसका घात एक है? पहली बात, घात चेक करने के लिए हमने बताया था कि वो जो अवकल समीकरण होना चाहिए वो बहुपद समीकरण रहेगा। किसका? वाई डैश, वाई डबल डैश, वाई ट्रिपल डैश, डॉट डॉट डॉट। इसका अगर वो बहुपद समीकरण रहा तभी हम कह सकते हैं उसका घात हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखें, ये तो बहुपद समीकरण है नहीं, तो इसको कोशिश करेंगे हम लोग कैसे, अगर बन सकता है बहुपद समीकरण तो हम लोग उसको बनाने की कोशिश करेंगे पहले। तो यहाँ सिंपली दोनों साइड अगर कॉस इन्वर्स ले लें, इसका कॉस इन्वर्स ले लें, इसका कॉस इन्वर्स ले लें, तो कॉस इन्वर्स कॉस डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये कॉस इन्वर्स ए हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखें, अब ये क्या हुआ, ये प्रथम कोटि और प्रथम घात का क्या बन गया? अवकल समीकरण। यहाँ कोटि क्या है? डी वाई अपॉन डी एक्स, और इसके ऊपर पावर क्या है? 1 है, 1 से तो ज़्यादा है नहीं, मतलब प्रथम कोटि प्रथम घात का ये अवकल समीकरण बन गया। अब पहला मेथड क्या कहता है, अगर x और y वेरिएबल सेपरेट किए जा सकते हैं तो हम लोग ये वाला मेथड लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ x और y तो है ही नहीं, तो इसका मतलब सेपरेट तो होना ही होना है। जब है ही नहीं तो फर्स्ट मेथड तो लगेगा ही लगेगा। तो डी वाई टर्म एक तरफ किया जाता है, एक्स टर्म एक तरफ। यहाँ तो एक्स वाई है ही नहीं, तो नॉर्मल डी वाई लिख दिया। और कॉस इन्वर्स ए क्या है? तो ये तो एक कांस्टेंट है, ये तो दिया हुआ है कांस्टेंट, तो ये पूरा कांस्टेंट, और ये डी एक्स, या कांस्टेंट बाहर निकाल दें, सिर्फ डी एक्स लिख दें। अब दोनों साइड क्या कर दिया? समाकलन लेने दोनों साइड का। सेकेंड स्टेप यही कहता है ना, पहले एक्स वाई अलग करें, एक्स को डी एक्स की तरफ ले जाए, वाई को डी वाई की तरफ। तो यहाँ है नहीं तो नॉर्मल लिख दिया। अब इसका समाकलन क्या होगा? वाई, कॉस इन्वर्स कांस्टेंट है, डी एक्स का समाकलन करेंगे तो क्या आएगा? एक्स प्लस कांस्टेंट सी। अब देखें, अब ये कह रहा है x की वैल्यू 0 है जब y की वैल्यू 2 है, तो पुट कर दें y की वैल्यू 2 कॉस इन्वर्स a इंटू एक्स की वैल्यू 0 ओवरऑल 0 ये हो जाएगा, प्लस c। यहाँ से c की वैल्यू क्या आई? 2 आ गई। चलें अब आगे बढ़ें, तो हमारा एक समीकरण क्या हो गया? y इज इक्वल टू कॉस इन्वर्स a मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 2। अब ये हमारा आंसर तो हो सकता है, लेकिन कोशिश करें कि क्वेश्चन जिस फॉर्म में दिया है उस फॉर्म में हम लोग आंसर भी लिखें। क्वेश्चन कॉस के फॉर्म में है तो हम लोग भी कॉस इन्वर्स को कॉस के फॉर्म में करने की कोशिश करें। कैसे करेंगे? इसको हम माइनस इधर ले जाएं 2 को, y माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स कॉस इन्वर्स ए। अब क्या करें? कॉस इन्वर्स ए की वैल्यू y माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स कर दें, y माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि हमें कॉस लेना है, दोनों साइड कॉस लेंगे तभी तो कॉस इन्वर्स हटेगा। अब इसका कॉस ले लें और इसका कॉस ले लें, तो ये क्या हो जाए? कॉस ऑफ y माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू, इसका कॉस लेंगे तो कॉस ऑफ कॉस इन्वर्स ए की वैल्यू ए। तो ये हमारा दिए हुए अवकल समीकरण का हल होगा प्रथम मेथड से। सॉरी, प्रथम मेथड, हमें पागल हो जाएंगे, पहली विधि से। ठीक है, अब देखें, यहाँ आपके एक्सरसाइज 9.4 में वर्ड प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा दी हुई है, 15 से लेके 22 तक पूरी दी हुई है। हम 18वें क्वेश्चन कर रहे हैं, उसी की हेल्प से बाकी आप लोग सॉल्व कर लेंगे। हिंट हम दे रहे हैं, देखें हिंट आपको हम कहाँ,
चले हम दिखा दे रहे हैं, हिंट यहीं दे दे रहे हैं हम साइड में। सबसे पहला, जिन लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पहले चैप्टर नहीं पढ़ा है ढंग से, पहले वो ढंग से पढ़ेंगे। वहाँ क्या कहता है, अगर dy अपॉन dx क्या बताता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब y में y किस दर से बढ़ या घट रहा है, किसके रेस्पेक्ट में, जब 1 यूनिट x बढ़ रहा है तो y में क्या चेंजेस आएंगे, यही बताता है ना, किस दर से y बढ़ रहा है अगर 1 यूनिट x बढ़ता है तो। और अगर किसी वक्र में, पहला तो ये हो गया, और किसी वक्र में अगर y इक्वल टू एफ एक्स कोई वक्र दिया हुआ है तो dy अपॉन dx क्या बताता है, उसका स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये बताता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, उसकी प्रवणता बताता है। ठीक है, ये एक चीज़ याद रखनी है। और दूसरा वही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, मतलब y वेरिएबल में किस दर से बढ़ोतरी या बढ़ रहा या घट रहा है जब 1 यूनिट x बढ़ता है, तो मतलब x में जो चेंजेस हो रहे हैं तो y में किस दर से चेंजेस हो रहे हैं, यही बताता है। तो अब यही हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ। तो यहाँ क्या है, हमें अवकल समीकरण नहीं दिया रहेगा, हमें अवकल समीकरण बनाना होगा, उसमें ये दोनों चीज़ काम आएगी। जैसे कह रहा है, एक वक्र के किसी बिंदु x y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता स्पर्श बिंदु को बिंदु 4 3 से मिलाने वाले रेखाखंड की प्रवणता की दुगनी है। यदि यह वक्र बिंदु -2 1 से गुजरता है तो इस वक्र का समीकरण ज्ञात करें। ठीक है, अब देखें कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखें, एक्स वाई बिंदु पे स्पर्श रेखा की एक्स वाई, पहले जो दिया है वो लिखते हैं, बिंदु पे स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी है, क्या होती है, अगर कोई वक्र दिया हुआ है, कोई बिंदु x और y दिया हुआ है, उस बिंदु पर हमारी स्पर्श रेखा की प्रवणता कैसे होती है, dy अपॉन dx, यही ना बताता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, अभी ऊपर बताया। अब देखें, अब कह रहा है, और देखो क्वेश्चन डायरेक्टली ध्यान से देखें, कह रहा है स्पर्श बिंदु को बिंदु से मिलाने वाली रेखाखंड की प्रवणता पहले निकालें। अब देखो, स्पर्श बिंदु क्या है, एक्स वाई तो है, एक्स वाई को बिंदु -4 और -3 से मिलाने वाली रेखाखंड की प्रवणता क्या होगी, हम लोग जानते हैं कि अगर दो बिंदु दिया हुआ है y1 x1 x2 y2, तो उसका स्लोप क्या होता था, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो चलें लिख दे, क्या होगा, y माइनस माइनस +3 x माइनस माइनस +4, और दिया क्या हुआ है, दिया है कि ऊपर वाला जो प्रवणता है dy अपॉन dx वो क्या है, दुगनी है, इस प्रवणता के दुगनी है, तो y +3 अपॉन x +4 के दुगनी है। तो हम लोगों ने इसको 2 टाइम्स करके लिख दिया। तो अब ये हमें क्या मिल गया, हमें एक अवकल समीकरण मिला। अवकल समीकरण कैसा मिला, प्रथम घात और प्रथम कोटि का। ठीक है,
अब प्रथम घात और प्रथम कोटि का है। अब दूसरा देखेंगे क्या इसमें पूरा x को हम लोग और y को अलग अलग कर सकते हैं। पूरे x के टर्म एक तरफ, y के टर्म एक तरफ लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। पूरा y टर्म ये है, इधर भेज सकते हैं। पूरा x टर्म dx के साथ भेज सकते हैं। तो लिख सकते हैं हम लोग 1/y + 3, और यहाँ क्या लिख सकते हैं 2 टाइम ऑफ x + 4 dx। अलग अलग हो गया, ठीक है। अब दोनों तरफ क्या करें, समीकरण ले लें। तो 1/y + 3 dy = 2/x + 4 dx। अब इसका समीकरण हम लोगों को करने आता है, क्या होगा, log ऑफ y + 3 = 2 टाइम ऑफ log ऑफ x + 3 प्लस कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट c ही ले लें, क्योंकि यहाँ हमें क्या है, किसी बिंदु पे c तक तो हम लोग लॉग, हमने बताया था कि समीकरण सॉल्व करते समय यहाँ लॉग लेने की कोशिश करें। तो लॉग लेने की कोशिश, यहाँ तो डायरेक्टली यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लॉग लें चाहे ना लें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें क्या है, वैल्यू दी हुई है। वो बिंदु किस बिंदु से पास कर रहा है, -2, जो कि तो यहाँ आपका मन हो तो लॉग ले लें, नहीं मन हो तो लॉग नहीं भी लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए अब ये लिखें, जो कि बिंदु -2 1, क्योंकि हमें c की वैल्यू तो ऑलरेडी मिल ही जाएगी, नंबर में मिल ही जाएगी, तो लॉग लें चाहे ना लें उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। वो तो तब इक्वेशन अगर यहीं रोकना रहता तो यहाँ लॉग लेके एक अच्छा सा इक्वेशन बना देते लॉग हटा के, लेकिन यहाँ हमें बिंदु की वैल्यू मिल जा रही है, एग्जैक्ट वैल्यू बिंदु से, जो कि बिंदु से गुजर रही है। तो हम लोग कह सकते हैं log ऑफ y की वैल्यू क्या है, 1 1 + 1 1 + 3 4 2 log ऑफ 4 - 2 2 + c, मतलब log ऑफ 4 = log ऑफ 4, इसका स्क्वायर करेंगे 2 2 = 4 + c। तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आई, 0। तो हम लोग कह सकते हैं देखो log ऑफ y + 3 की वैल्यू क्या होगी, 2 टाइम ऑफ log x + 4। अब log यहाँ से डायरेक्टली हटा दें, c तो हट ही गया, तो लिख देते हैं log y + 3 की वैल्यू log x + 4 का होल स्क्वायर। अब दोनों साइड log हटा दें तो क्या आएगा, y + 3 की वैल्यू x + 4 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से आप बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। बाकी क्वेश्चन में क्या है, अवकल समीकरण नहीं दिया हुआ है। या तो दो ही तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं, या तो स्लोप दे रहे हैं, किसी स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो हम लोग वो जानते हैं dy/dx, आराम से बन जाएंगे आपके अवकल समीकरण। दूसरा दे देगा किस दर से एक चीज़ बढ़ रही है, किस दर से बढ़ेगी, तो उसका भी वैल्यू क्या होती है, जो वेरिएबल होगा। अगर r कह रहा है इस दर से बढ़ रहा है तो dr/, जैसे अब बोल रहा है, जैसे एग्जाम्पल हम समझाने एक बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है हमारा प्रिंसिपल जो है वो किस दर से बढ़ रहा है, 5% पर ईयर, 5% एक साल में बढ़ रहा है। क्या चीज़, हमारा प्रिंसिपल। तो P से अगर प्रिंसिपल है, P से अगर हमारा प्रिंसिपल है तो और T से अगर टाइम है, यही ना बनेगा, किस दर से बढ़ रहा है, प्रिंसिपल P है और टाइम पर ईयर बढ़ रहा है, तो T टाइम लेते हैं, तो मीन्स dp/dt की वैल्यू क्या है, 5%। किसका, 5% ऑफ P मीन्स 5/100 P, यही ना कह रहा है। तो हमारा इक्वेशन बन गया कि नहीं बन गया।
हमारा इक्वेशन आराम से बन गया। अब आराम से आप बाकी पुट करके वैल्यू निकाल लेंगे। अगर कह रहा है 5% पर ईयर से प्रिंसिपल बढ़ रहा है तो मीन्स डी अपॉन टाइम के रेस्पेक्ट में, तो डी अपॉन डी 5% किसका 5% बढ़ रहा है, किसका 5% बढ़ रहा है, जो हमारा प्रिंसिपल है उसी का तो बढ़ रहा है, तो 5% ऑफ पी, तो परसेंटेज हटा दें तो 5p अपॉन 100। ये हमारा अवकल समीकरण बन गया। p को dp की तरफ ले आ दें, t का कोई टर्म ही नहीं है तो सिंपल से dt लिख दें और सॉल्व कर लें, आंसर निकाल लें। नहीं समझ में आएगा तो आप पूछ लेंगे। चलें क्वेश्चन देख लें। अब ये देखें, ये क्या है, प्रथम घात और प्रथम कोटि का अवकल समीकरण है। अब सेकंड स्टेप क्या आता है कि क्या हम x और y अलग अलग लिख सकते हैं। यहाँ तो e के पावर x y है, यहाँ अलग अलग हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कैसे होगा, इसको अगर हम लोग e के पावर x इंटू e के पावर y लिख दें तो अलग अलग नहीं हो गया। e के पावर x इंटू ई के पावर y, x प्लस वाई। अब देखें dy की तरफ y का टर्म ले आ दें e की पावर y, और dx की जगह x की टर्म ले आ दें इधर। मीन्स e की पावर माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर x dx। दोनों तरफ क्या कर दें, समाकलन कर दें। e की पावर माइनस वाई का समाकलन करेंगे तो e की पावर माइनस वाई और माइनस साइन लग जाएगा, और e की पावर x करेंगे तो e की पावर x प्लस सी। अगर इसको सही से लिखें तो क्या आएगा, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरीके से आप लोग सॉल्व करेंगे। ये पहला मेथड था। अब देखें, अब दूसरा मेथड, प्रथम घात और प्रथम कोटि के अवकल समीकरण को दूसरे मेथड, अगर पहला मेथड नहीं लगता है, अगर पहला मेथड नहीं लगेगा तब हम सेकंड मेथड पे आ रहे हैं। सेकंड मेथड क्या कहता है, अगर वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, मतलब समघातीय अवकल समीकरण है, तो कैसे उसे सॉल्व करेंगे। तो बात आई समघातीय अवकल समीकरण होता कैसा है, तो समझने के लिए चले देखें। मान लें एक फलन दिया हुआ है f1 xy में एक्स क्यूब प्लस 2xy स्क्वायर। ठीक है, अब और दूसरा फलन दिया हुआ है x माइनस वाई एक्स, तीसरा फलन दिया हुआ है कॉस ऑफ वाई एक्स, चौथा फलन दिया है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इन्हीं चारों को हम देख के कैसे समझेंगे कि किसे हम लोग अवकल समीकरण समघातीय इक्वेशन कैसा होता है, समघातीय समीकरण कैसा होता है, नहीं समीकरण क्यों कह रहे हैं, हमें पहले होमोजीनियस फंक्शन देखना होगा, मतलब समघातीय फलन कैसा होता है, तभी हम बता सकेंगे कि समघातीय अवकल समीकरण क्या होता है। तो ये देखें, ये फलन समघातीय फलन है कि नहीं है। क्या करें, x को लैम्डा x से रिप्लेस कर दें और y को लैम्डा y से रिप्लेस कर दें। बात समझ में आ रही है। लैम्डा क्या है, कोई एक कांस्टेंट है, वो छोड़ दें। x को अगर लैम्डा x और y को लैम्डा y से रिप्लेस करने पर क्या आ रहा है, लैम्डा क्यूब एक्स क्यूब प्लस, यहाँ देखो 2 लैम्डा एक्स लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये आ रहा है। मीन्स इसको हम लोग f1 को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, लैम्डा क्यूब बाहर निकाल सकते हैं तो आएगा एक्स क्यूब प्लस 2xy स्क्वायर। ठीक है, दूसरे वाले में देखें, सेम पुट करें, लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा वाई लैम्डा एक्स। तो यहाँ हम लोग क्या लिख सक रहे हैं, लैम्डा एक ही का आ रहा है, एक्स प्लस लैम्डा एक्स वाई, मतलब पूरी तरीके से लैम्डा बाहर नहीं आ पा रहा है, एक लैम्डा अंदर रह गया। ठीक है, F3 में देखें इसी तरीके से, कॉस लैम्डा वाई लैम्डा एक्स, तो क्या आया, कॉस ऑफ वाई अपॉन एक्स लिख दे रहे हैं, कॉस ऑफ वाई अपॉन एक्स। इसी तरीके से चौथा फलन जब है वो क्या है, साइन लैम्डा एक्स प्लस साइन लैम्डा वाई। अब इस फॉर्म में देखें क्या किया हम लोगों ने,
एक्स को लेमडा एक्स लिख दिया, वाई को लेमडा वाई लिख दिया। अगर फलन में हम लोग एक्स की जगह लेमडा एक्स, वाई की जगह लेमडा वाई लिखते हैं, अगर किसी, और लेमडा क्या है, कोई शून्येतर अचर है, ठीक है, नॉन जीरो कांस्टेंट है। तो अगर फलन इस टाइप का है, मीन्स लेमडा की पावर n f ऑफ एक्स वाई, मतलब लेमडा पूरी तरीके से बाहर निकल जाए और जो दूसरा मल्टीप्लिकेशन में फलन रहे वो सिर्फ x और y का ही रहे, मतलब जो वेरिएबल है वहाँ लेमडा ना रहे, मतलब लेमडा पूरी तरीके से बाहर आ जाए। तो हम लोग कहेंगे, जैसे इसमें अगर लेमडा की पावर n बाहर आ रहा है तो हम लोग कहेंगे कि ये समघाती फलन है, किसका, n घात का। बात समझ में आई। जैसे f1 में देखो ये लेमडा के पावर 3 और अंदर कोई लेमडा नहीं आ रहा है, पूरा फलन क्या हो गया, x और y का फलन अलग हो गया और लेमडा अलग हो गया। तो ये कहेंगे f1 क्या है, समघातीय फलन 3 घात का है, 3 घात का समघातीय फलन है। इसमें देखें लेमडा तो एक ही बाहर आ रहा है, एक लेमडा अंदर रह जा रहा है, मतलब पूरा फलन एक्स वाई का नहीं बना, एक लेमडा अंदर रह गया, मतलब ये समघातीय फलन नहीं है। यहाँ पे देखें तो एक तरह से इसको हम लोग यही तो लिख सकते हैं, लेमडा के पावर 0 कॉस ऑफ वाई अपॉन एक्स। तो ये भी तो समघातीय फलन हुआ। ये भी तो हमारा समघातीय फलन ही हुआ। तो हम लोग कह सकते हैं ये क्या है, 0 घात का समघातीय फलन है, क्योंकि लेमडा अलग हो गया, वाई एक्स अलग हो गया। वही फलन 4 देखें, यहाँ लेमडा को बाहर निकाल सकते हैं पूरी तरीके से, नहीं निकाल सकते, तो ये भी समघातीय फलन नहीं है, ये समघातीय फलन नहीं, ये समघातीय फलन है। या तो ऐसे समझ लें या आप ऐसे समझ लें, कोई फलन अगर x और y में दिया है उसको हम लोग किस फॉर्म में लिख दें, x के पावर n g ऑफ y ऑफ x, मीन्स समझने के लिए देखें, जैसे देखें पहले फलन देख लें, तो यहाँ हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, x क्यूब कॉमन लिया, सबसे बड़ा x, तो यहाँ क्या आएगा 1 प्लस 2y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये देखें ये कैसा इक्वेशन बना, एक्स क्यूब जी ऑफ वाई एक्स का फलन बन गया, वाई एक्स का फलन बन गया। तो मीन्स ये फलन पहला वाला किस ऑर्डर का है, 3 घात का समघातीय फलन है। दूसरे वाले में देखें, अगर सबसे बड़ा x क्या है, अगर एक्स स्क्वायर है से डिवाइड करते हैं तो यहाँ 1 अपॉन एक्स आ रहा है, माइनस एक्स एक्स कटा वाई अपॉन एक्स, एक ही वाई एक्स पाना है लेकिन 1 अपॉन एक्स आ रहा है, यहाँ भी वाई रहता तभी ना हम लोग कहते हैं कि कोई फलन बना वाई अपॉन एक्स का। तो ये जी ऑफ वाई अपॉन एक्स का फॉर्म नहीं आ पा रहा है, इसका मतलब ये हमारा समघातीय फलन नहीं है। बात समझ में आ रही है। दूसरा पहचानने का तरीका यही है,